नीता की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी। अच्छा खासा 3 मंजिला का घर था। रोहित कमाता भी अच्छा था, तो नीता के माता पिता ने भी ज्यादा सोचे बिना चट मंगनी और पट शादी करके नीता को विदा कर दिया। शादी के बाद नीता ढेरों सपने सजाकर अपने ससुराल आ तो गई थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि इस ऊंची दुकान के पकवान फीके निकलने वाले हैं। शादी के अगले ही दिन, बेटा नीता, अब तुम आ गई हो तो हम गंगा नहा लिए समझो। अब हमारा तो होगा रिटायरमेंट, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। उस समय तो नीता सास की इन बातों का मतलब ज़्यादा समझ नहीं पाई, लेकिन जल्द ही सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। नीता के ससुराल में एक कंवारी ननद, एक देवर, सास ससुर और पति थे। सुबह 6 बजे नहाकर तैयार होने के बाद जब वो रसोई में पहुंची तो उसका सर ही चकरा गया। रात के झूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। रसोई में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। नीता ने जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। अभी बर्तन धुल भी नहीं पाए थे कि ननद अंजलि किचन में आ गई। भाभी, जल्दी से नाश्ता लगा दो और हाँ, मेरा टिफिन भी पैक कर देना, वो ना मुझे आने में लेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। नीता बर्तन साफ करने के बाद जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाने लगती है। भाभी, मम्मी तो बोल रही है कि आज से सारे कामों की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप जल्दी से ना मेरी शर्ट प्रेस करके दे दो, नहीं तो मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। प्रेस तो आप बाहर से करवा लो, मैं किचन में बिजी हूँ। एक काम करो, अपने भैया, अंजलि और अपने खुद के हफ्ते भर के कपड़े ले जाकर धोबी को दे आओ, वो प्रेस करके लौटा देगा। यह क्या बात हुई बहू? छोटे ननद और देवर अपने बच्चों के समान होते हैं, अब उनके काम करने की आदत डाल लो। आज कपड़े बाहर से प्रेस कराने को बोल रही हो, कल को खाना भी बनाने से मना कर दोगी। ऐसा तो चल गया ये घर। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, आप ज़रा देर रसोई संभाल लीजिए। अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया है। ये पहली बहू देखी है मैंने जो सास को काम बता रही है। बेटा ज़रा जल्दी उठा करो, तभी ना सारे काम समय से हो पाएंगे, और मुझसे तो उम्मीद लगाना छोड़ ही देना बेटा। सास के मुंह से खरी खरी सुनने के बाद नीता का मन खराब हो गया था। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे और घर में सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो सालों से ये घर चला रही हो। सुबह के काम दौड़ दौड़ कर ख़त्म करते करते नीता को दोपहर के 12 बज गए थे। पूरे घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, नाश्ता, सारा काम नीता की ही जिम्मेदारी थी। सास रुक्मिणी तो किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगा रही थी। दोपहर में सास ने नीता को एक बार फिर से आवाज़ लगाई। नीता बहू, यहाँ आना ज़रा। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, एक काम करो, लंच में ना कुछ हल्का ही बना लेना। लेकिन माँ जी, सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, सबको लंच पैक करके दिया था ना। अरे बेटा, दोपहर में दोबारा वही सब्जी तो नहीं खा पाऊंगी ना, कुछ और बना लो बेटा। ये भगवान, सुबह 6 बजे से काम में लगी हुई हूँ, इस घर का काम न हुआ जान को आफत हो गई। अब फिर से सब्जी बनाओ, ऊपर से हर आधे घंटे में मम्मी जी बहू बहू कहकर ऑर्डर देती रहती है। कभी कहती है पानी लाओ, कभी कहती है चाय बनाओ, यहाँ तक कि नहाने के कपड़े तक मुझसे निकलवाती हैं। बेचारी नई नवेली दुल्हन, किसी को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। घर के लोगों के लिए तो वो जैसे काम करने की कोई मशीन थी, जिसका हर कोई आकर बटन दबाता और अपना काम करवाकर चला जाता। रात हो गई थी। नीता की ननद अंजलि, देवर और पति सभी घर लौट आए थे। पूरा दिन काम करते करते उसकी नस नस में दर्द हो रहा था। खाना बनाने के बाद उसने अपनी सास से कहा, माँ जी प्लीज़ खाना लगाने में मेरी मदद कीजिए ना, पूरा दिन काम करते करते मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे बेटा नीता, अब जितना जल्दी यहाँ के माहौल में ढल जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और मुझे ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। अंजलि प्लीज़ तुम थोड़ी हेल्प करो ना। अरे भाभी, मुझे तो इस रसोई वसोई से दूर ही रखो, मुझसे नहीं होता ये सब, और मैं तो ना आज ही मैनिक्योर करा के आई हूँ। इतनी थकान के बाद भी बेचारी नीता अकेले ही रसोई में काम करती रही। सबको खाना खिलाने के बाद उसने बर्तन धोए और फिर रसोई की साफ सफाई की। अरे यार नीता, अब चलो भी, बाकी का काम सुबह कर लेना। अगर अभी काम खत्म नहीं होगा ना तो सुबह फिर लेट हो जाएगा और मुझे सबकी बातें सुननी पड़ेगी। नीता रोज़ देर रात तक काम करती, सुबह भी जल्दी ही उठ जाती, फिर भी घर के काम थे जो खत्म ही नहीं होते थे।
कुछ दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि घर में सब उससे खींचे खींचे से रहते थे। क्या बात है रोहित, आप मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ है क्या? मैं देख रही हूँ कि आप आजकल मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या पूरे घर से? घर में सबके लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर भी तो आप ही का है ना। बताइए, आपका कौन सा काम मैंने नहीं किया? मेरे बालों में तुम कभी तेल लगाती हो? कभी पूछती हो कि मैं ऑफिस से कितना थक कर आता हूँ? कभी सोचा कि पति के पैरों की मसाज कर दो? रोहित, पूरा दिन सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मेरे पास, और तुम इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहे हो। रोहित से बहस के बाद नीता गुस्से में बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह घर में मच रहे शोर से नीता की नींद टूटती है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाभी, मैंने बताया था ना, आज मेरे कॉलेज में सेमिनार है। आपने मेरा कोट प्रेस नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी वाइट शर्ट भी गंदी पड़ी हुई है। हद है तुमसे बहू, इस तरह काम चोरी से घर चलाओगी तो चल चुका घर। अब सुबह सुबह बेचारा क्या करे? हाँ, भाभी को हम लोगों की चिंता ही कहाँ है। इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है, हमारा सेमिनार छूटे तो छूटे। माँ जी, ये घर सिर्फ मेरा है क्या? बाकी सभी लोग यहाँ पर मेहमान बनकर आए हुए हैं। या कैसी बात कर रही हो बहू? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। सुबह से लेकर रात तक मैं काम में पिसती रहती हूँ, तब भी किसी को संतुष्टि नहीं है। हर कोई बस शिकायतें ही शिकायतें लेकर बैठा हुआ है। अरे बहू इंसान नहीं होती क्या? और आप माँ जी, आप तो सच में बिल्कुल रिटायरमेंट लेकर ही बैठ गई। और अगर रिटायरमेंट लेना ही था तो कम से कम अपने बच्चों को कोई काम करना तो सिखाया होता। कपड़े प्रेस करने से लेकर रुमाल ढूंढने तक के हर काम के लिए सबको भाभी ही चाहिए। भाभी पूरा दिन पिसती रहे तब भी भाभी तो बुरी ही है ना अंजलि? सही कहा ना मैंने? भाभी की बात सुनकर अंजलि और देवर सुमित धीरे से वहां से खिसक गए। सास रुक्मिणी भी चुपचाप जाकर टीवी देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। हद हो गई बेशर्मी की। इस घर में तो कोई हाथ हिलाने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है सब चिकने खड़े हैं। लेकिन अब इस घर के उल्टे कायदे बदलने का समय आ गया है। अगले कुछ दिन नीता चुपचाप सबका काम करती रही। फिर एक दिन काम करते हुए नीता चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू को? रोहित बेटा जल्दी आओ, देखो तो नीता बेहोश हो गई है। माँ की बात सुनकर रोहित दौड़ते हुए रसोई में आता है और पानी की छींटे मारकर नीता को होश में लाता है। अरे बेटा क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह 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 वाह, राम जी ने सुन ली मेरी। अब तो मैं अपनी गोद में पोता खिलाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बोल रही हो नीता? क्यों नहीं चाहिए? अब इस घर में बच्चों की कौन सी कमी है जो मैं अपने लिए एक और बच्चा लेकर आऊँ? तुम्हारे भाई बहन भी तो अभी तक बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही हैं। अभी मुझे सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं चाहती। अपनी माँ से पूछो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उन्होंने रसोई में कदम भी रखा है। प्रेगनेंसी में मुझे भी तो आराम चाहिए होगा। और माँ जी का कहना है कि बहुएं आराम नहीं करती। बहू आराम करेगी तो फिर ये घर कैसे चलेगा? अरे बेटा शुभ शुभ बोल, पहली बार खुशखबरी आई है और तू मनहूस बातें कर रही है। मान लिया मैंने कि मुझसे गलती हो गई। सच में बहुत काम करवाया तुझसे। और रसोई का क्या है बहू, वो तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मैं सोच रही हूँ अंजलि की भी अब शादी की उम्र हो रही है, थोड़ा काम इसे भी सिखा देती हूँ। और सुमित, रोहित, तुम भी कान खोल कर सुन लो। अपने कामों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। हाँ नीता, मैं घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए काम वाली लगवा देता हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप मेरी मदद कराने के लिए इतनी ज़िद कर रही हैं तो मैं मान जाती हूँ। रात को अपने कमरे में, बोलो कैसी एक्टिंग की मैंने? एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा ही आ गया। पता है आज तो पूरा दिन माँ जी मेरे साथ ही काम में हाथ बटाती रही। लेकिन ये झूठी प्रेगनेंसी का क्या करेंगे? झूठी नहीं है, आप सच में पापा बनने वाले हो। क्या? इसके बाद नीता के ससुराल के कायदे बदल जाते हैं और सास बहू मिलकर घर गृहस्थी चलाने लगती हैं। राजेश और रश्मि की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा ना होने के कारण वे दुखी रहते थे। फिर एक दिन रश्मि नौकरानी राधा से कहती है, राधा
तुम अपनी बच्ची को हमें गोद लेने दो ना। हम वादा करते हैं तुम्हारी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ राधा, हम पर यह एहसान कर दो प्लीज। राधा, इसके बदले में सर ढकने को छत और खाने की रोटी का वादा करते हैं हम। बस हमें ये प्यारी सी बच्ची दे दो। नहीं साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मुझे माफ करना, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकती। मुझ पे दया करो। मेरा अपना बच्चा होता तो मैं क्या तुम्हारा बच्चा मांगती। और तुम खुद ही सोचो ना, क्या तुम अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हो जो हम उसे देंगे? राधा, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी की भलाई भी इसी में है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम उसकी माँ हो। एक माँ जो भी करती है अपने बच्चे के भले के लिए ही करती है। बाकी देख लो, तुम उसे झोपड़ी में गरीबी में पाल कर बड़ी करके उसे 2 घर का काम पकड़वाना चाहती हो, या फिर किसी अफसर की कुर्सी में बैठा देखना चाहती हो। फैसला तुम्हारा है। राधा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे औलाद का सुख दे दो। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं अपना बच्चा भी कभी नहीं करूंगी। लेकिन गलती से आपकी अपनी औलाद हुई तो? कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो? अरे कैसी बात कर रही हो राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम उसे वापस ले जाना। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। बस तो अब तुम अपनी बच्ची हमें देने को तैयार हो ना? राधा सर हिलाते हुए हाँ कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा, आप उसे कभी मेरी बेटी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखेंगे, और उसे कभी नहीं बताएंगे कि आपने उसे गोद लिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन राजेश और रश्मि ज्योति को अपने साथ ले जाते हैं और उसका पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये देखो मम्मी आपके लिए क्या लाई है। मम्मी, मेरी पसंद की मिठाई अब बहुत अच्छी है। क्या बात है, आज तो हमारी गुड़िया बड़ी खुश लग रही है। देखो पापा, मम्मी आज मेरी मनपसंद मिठाई लाई है। मम्मी लाई है तो मम्मी को ही मिलेगा क्या? पापा को भी थोड़ा सा चाहिए। अच्छा गुड़िया, पापा ज्यादा अच्छे हैं या मम्मी? मम्मी। ऐसे ही हंसते खेलते 1 साल बीत जाता है। रश्मि और राजेश को एक बेटा होता है जो उनका अपना बेटा होता है। देखो राजेश, इन नए कपड़ों में हमारा गोलू कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा, है ना मेरा बेटा? आखिर बेटा किसका है? मेरा छोटा भाई, तुम आ गए। रश्मि ज्योति को धक्का देती है। हाथ मत लगाओ मेरे बेटे को अपने गंदे हाथों से। अरे कहीं वो बीमार पड़ गया तो? हाँ ज्योति, तुम गोलू को हाथ मत लगाना। कहीं तुमने उसे गिरा दिया या वो तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गया तो? पापा, मैं नहीं गिराऊंगी, मुझे एक बार पकड़ने तो दो। एक बार तुम्हें मना कर दिया ना, समझ में नहीं आता? ये ऐसे नहीं मारेगी, रुको। राजेश ज्योति का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देता है। अब यहीं रहो, यही तुम्हारी सजा है। सही किया आपने, वैसे भी बहुत जिद्दी हो गई है आजकल ना, बहुत सर पे चढ़ा रखा है हमने इसे। अगले दिन ज्योति गोलू के साथ खेल रही होती है। अचानक गोलू रोने लगता है। अरे तुझे बोला था ना मेरे बेटे से दूर रहना, देख तुझे देखकर कैसे रोने लग गया। अपने कमरे में जा और मेरे बेटे को अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी काली शक्ल देखकर ही मेरा गोलू डर जाता है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, गोलू खुद ही रोने लगा। माँ मत बोल मुझे, तेरी माँ नहीं हूँ मैं। तुझे गरीब खाने से उठाकर लाए थे। माँ, ये क्या बोल रही है आप? तभी राजेश ऑफिस से लौट कर आता है और गोलू को रोते हुए देखता है। रश्मि उसे चुप करवा रही होती है। क्या हुआ रश्मि? अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए अपने गोलू को अकेला छोड़ करके आ गई। इस मनहूस ने न जाने क्या किया, गोलू रोने लगा।
तुम्हें हमारे गोलू को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस घर से इस लड़की के मनहूस साये को दूर करना ही होगा। मैं कल ही इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर आऊंगा। तभी राधा अपनी बेटी से मिलने आई होती है। वो ये सब सुन लेती है। अनाथ आश्रम? अच्छा, तो अब आपका खुद का बच्चा आ गया तो मेरी बेटी को अनाथ आश्रम डालने की बात की जा रही है, और वो अब आपके लिए मनहूस हो गई, क्यों साहब? हाँ, इसे मनहूस ना बोलो तो क्या बोलूं? जब भी इसका साया मेरे बच्चे पे पड़ता है वो रोने लगता है। मेरे जीते जी कोई मेरी बेटी को अनाथ आश्रम नहीं भेज सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी हिफाजत करती रहूंगी। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। हाँ तो ले जाओ इसे, हमें भी नहीं चाहिए ये। याद है साहब, कुछ साल पहले आप और मालकिन ही मेरे सामने हाथ जोड़कर ज्योति की भीख मांग रहे थे। आप ही थे जो रो रो कर मेरी ज्योति को मांग रहे थे, और मैंने आप पे भरोसा करके अपनी बच्ची को आपको सौंपा, और आप अपना बच्चा आ जाने के बाद उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी साहब, बहुत गलत किया आपने। राधा ज्योति को लेकर चली जाती है। एक दिन गोलू घर से गायब हो जाता है। रश्मि, राजेश गोलू को ढूंढते हुए राधा के घर आते हैं। राधा, कहाँ चली गई राधा? ये कौन इतने जोरों से चिल्ला रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा गोलू कहीं चला गया है। हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने गोलू को यहाँ आते हुए देखा। तो मैं क्या करूँ? राधा, हमारी मदद करो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज हमारी मदद करो। अब पता चला बच्चा खोने का दुख। अरे मैंने भी अपनी बच्ची आपको दी थी, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी, और आपने उसके साथ क्या किया। लगता है भगवान ने आपको आपके किए की गलती की सजा दी है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अभी इस सब का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी मदद करो। थोड़ी देर में ज्योति अपने साथ गोलू को घर लाती है। गोलू, मेरा गोलू कहाँ चला गया था, मेरा मुन्ना? ज्योति, तुझे गोलू कहाँ से मिला? मैंने गोलू को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते देखा तो मैं इसे यहाँ ले आई। इसे भूख लगी थी। देखा मालकिन, कल तक जिसे आप मनहूस मानती थी आज वही आपके बेटे को ढूंढ कर लाई। मुझे माफ कर दो ज्योति। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? उसके बाद रश्मि और राजेश ज्योति को गले लगा लेते हैं। सास बहू के रिश्ते पर तो जितनी बातें की जाए कम है। सास सास होती है लेकिन बहू भी कम नहीं होती। कहीं कहीं सास बेचारी तो बहू किस्मत की मारी होती है। बहू, अरे बहू, क्या हो रहा है? अरे बेटा आराम कर ले, क्या सारा दिन लगी रहती है? रमन, तो बहू के लिए कोई घर में काम वाली क्यों नहीं रख लेता? सारा दिन कुल्हों के बैल की तरह लगी रहती है। बहू सास की बात सुनकर खुश हो जाती है कि भाई कौन कहता है कि सास अच्छा प्राणी नहीं होता है। देखो तो हमारी सास तो नौकरानी रखने की बात कर रही है। अरे नहीं नहीं, नौकरानी के पैसे क्यों बर्बाद करना? मैं और आप भी तो हैं, हम मिलकर सीमा की मदद कर दिया करेंगे। वैसे भी मेरा ऑफिस तो 9 बजे का होता है और मैं तो जल्दी 4 बजे उठ भी जाऊंगा। हाँ बेटा, वैसे पैसे भी बचाने ज़रूरी है। जिस हिसाब से ज़माना चल रहा है तो अकेला कमाने वाला और हम सारे खाने वाले। पहले तो हम फिर भी खा लेते थे, लेकिन जब से बहू आई है 2-2 सब्जी तो बनानी होती है, नहीं तो हम माँ बेटा तो सूखी दाल से भी खा लेते थे। देख बहू, तेरे आने के बाद ना राशन का खर्चा थोड़ा बढ़ा तो है, वैसे बुरा ना मानना। नहीं नहीं माँ जी, एक तो आप मेरे लिए काम वाली रखने की सोच रही हैं, यही बात है मेरे लिए। माँ जी, परिवार में प्यार और एक दूसरे की चिंता ही मेन होता है, बाकी तो सारे काम हो जाते हैं। बहू वहाँ से चली जाती है। कैसी रही माँ मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी बेटा, तुझे तेरा जीवन नर्क नहीं होने देना है तो मेरे कहने पर चल। पति माँ के पैर छूकर ऑफिस निकल जाता है। यार क्या हाल है तेरा शादी के बाद? मेरी तरह माँ और बीवी का चक्कर तो शुरू नहीं हो गया ना? हाँ यार, ये पता नहीं कि सास बहू के बीच पड़ती क्यों नहीं। मैं तो इन चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा।
वो क्या है ना, मेरी माँ का टोटका मेरे साथ है। टोटका? कैसा टोटका? अरे सिंपल है, माँ जब भी मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है तो मैं बीच में मजबूरियाँ डाल देता हूँ। काम भी नहीं होता और माँ की इमेज बीवी के सामने अच्छी हो जाती है और मैं उन दोनों के झगड़ों से बच जाता हूँ। वाह यार, मतलब नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। सही है, सही है। पति घर आता है तो बीवी सो रही होती है। सो रही है महारानी, ये चिंता नहीं कि पति को ऑफिस से आने पर खाना पानी देना होता है। अभी सबक सिखाता हूँ माँ। अरे रुक रुक मत जा। माँ किचन में जाती है और एक पतीली जोर से गिरा देती है। क्या हो गया माँ? माँ! बहू भी सारा शोर शराबा सुनकर उठ जाती है और किचन में जाती है। नहीं नहीं, बहू को उठाने की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, ऊपर से बाहर का भी कितना काम होता है, थक जाती होगी। मैं हूँ ना, लगा देती हूँ तेरा खाना, वैसे भी तू भी तो थक कर आया होगा। ठीक कह रही है माँ, मैं थक तो बहुत जाता हूँ, लगता है बस घर जाकर कोई गर्मा गर्म खाना खिला दे। लेकिन सीमा थक गई होगी। पर तू ये क्या कर रही है? अभी जल जाती तो माँ। अरे जल जाती तो अच्छा होता ना, इतने शोर में बहू उठ ना जाए। अब किचन का काम करने की आदत भी तो नहीं रही। सीमा सब बातें सुनने के बाद खुद को गिल्टी फील करती है कि वो क्यों सो गई। अरे सच्ची कोई ऐसी बहू भी होती है या ऐसी बीवी भी होती है जो पति के आने से पहले ही सो जाए? लेकिन क्या करे, सारा दिन काम करके वो थक जाती है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं अभी इनका खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, माँ डांटेगी अगर तुमने खाना लगा दिया तो। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, आप दोनों बैठिए। सीमा पति को खाना खिलाती है, सारे बर्तन धोकर कमरे में जा ही रही होती है कि देखती है कि सास खुद के पैर दबा रही थी। माँ जी पैर को क्या हो गया? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, पहले तो रवि दबा देता था, लेकिन शादी के बाद तो उसे बस किसी तरह कमरे में जाने की जल्दी होती है। मैं बेचारी, मैंने सोचा मैं खुद ही अपने पैर दबा लेती हूँ। तभी रवि आ जाता है। नहीं माँ, मैं सोच ही रहा था, मुझे माफ़ कर दे माँ। पता है सीमा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने माँ के पैर नहीं दबाए हो। अरे मेरी तो तरक्की भी तभी होती है जब मैं माँ के पैर दबाता हूँ, लेकिन जब से तुम आई हो मेरी जिम्मेदारी तुमको वक्त देने की रहती है ना, इसलिए मैं माँ के पैर नहीं दबा पाता हूँ। सीमा को बहुत गंदा सा फील होता है कि वो कैसे माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आ गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ, एक पैर तुम दबाओ एक मैं। क्यों माँ जी? थोड़ी देर दोनों माँ के पैर दबाते हैं कि अब रहने दे रवि, जा तू सो जा। अरे तुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना है। क्यों सीमा? हाँ माँ जी आप सही बोल रही हैं। चलो रवि। अरे रवि को जाने दे, उसे ऑफिस जाना है, तुझे थोड़ी ना। तू पैर दबा दे बहू। हाँ। सीमा सास के पैर दबाती है, पति कमरे में सो जाता है। सुबह सीमा किसी तरह उठ पाती है, उसका सारा शरीर दुख रहा था। वो पति को उठाने की कोशिश करती है। रवि उठो ना, मेरा शरीर दर्द दे रहा है, प्लीज़ कोई दवाई दे दो। उफ़ो यार, नींद आ रही है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। सीमा लेटी रहती है और शरीर दर्द के मारे दुख रहा था, लेकिन पति को तो ऑफिस जाना है, उससे पहले उसे उसके लिए खाना बनाना है, सास को चाय देनी है। इन सब चिंताओं के बीच वो उठ जाती है और खाना बना रही होती है कि पति की आवाज़ उसके कान पर पड़ती है। कैसी रही कल रात की मेरी एक्टिंग माँ? तेरी? अरे तूने मेरी नहीं देखी क्या? कैसे खुद का ही पैर दबाकर बहू को इमोशनल कर दिया था। बहू हैरान, अरे ये क्या, उसे तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से कमरे के बाहर आती है और देखती है कि माँ वैसे ना सीमा को अच्छा बुद्धू बना कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, उसे तो लगता है कि हम न जाने उसकी कितनी केयर करते हैं, और यही भ्रम में दौड़ दौड़ के घर का सारा काम करती रहती है। धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी। चल मैं कमरे में जा रहा हूँ, आती होगी चाय लेकर। सीमा को बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो तो ठहरी आजकल की होशियार समझदार लड़की।
बिना इमोशन के वो सोच लेती है कि अब तो इन माँ बेटी की जोड़ी को मज़ा चखाना ही है। फिर क्या, अगले रोज़। बहू तू बैठ जा, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। सामने खड़ा होता है पति। अरे नहीं नहीं माँ, तू क्यों, मैं खिलाता हूँ ना मेरी बीवी को गर्मा गर्म रोटी। आय हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पता है मेरी सहेली है ना लीली, उसके ससुराल में भी शुरू शुरू में तो ऐसा ही माहौल था, लेकिन वो सब ना दिखावा था। मैंने तो कह दिया नहीं नहीं, मेरा पति और उसकी माँ इतने गिरे पड़े लोग नहीं है जो 2 रुपए का दिखावा करे। खानदानी लोग हैं, खानदानी। क्यों, सही बोला ना? एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। क्यों जी? अब हाँ बहू, सही बोला, सही बोला। बहू फटाफट प्लेट लेकर बैठ जाती है। सासू माँ, ले आइए गर्मा गर्म रोटियाँ। लाइए लाइए। ए जी, माँ जी को यहाँ तक आने में दिक्कत ना हो तो ज़रा आप ही पहुँचा दीजिए ना, खड़े ही तो हैं। क्यों? सास बेटे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब क्या है, सास बनाती है गर्मा गर्म रोटी और बहू को ला कर देता है बेटा। अगले रोज़। बहू, ओ बहू। बहू तो कहीं थी ही नहीं। बहू कहाँ है रवि? वो तो सो रही है माँ, कह रही थी नौकरानी रख लो, उससे काम नहीं होता। तभी बहू आ जाती है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। तुझे कितनी बार तो कहा है कि नौकरानी रख ले, पूरे घर का काम करते करते थक जाती हो कि बेचारी। माँ मैंने तो कहा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन सीमा मानती ही नहीं है। फिर क्या, अगले रोज़। क्या 8 बज गए? अरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। पर घड़ी में तो 4 ही बजे थे। बस झाड़ू पोछा और सब्जी काट के चाय चढ़ा दो, तब तक मैं उठ ही रही हूँ। हाँ, नहीं तो माँ जी की मदद ले लेना, बोल रही थी कि वो भी उठेंगी। अब नहीं तो नौकरानी तो आती ही है पड़ोस में। अभी सो जाओ, 8 बजे ना उससे बात करा दूंगी। कहते हैं ना, ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी हो जाती है। ये कहानी किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की है, जो एक पिता, पति और भाई है, जिसकी जिम्मेदारी भी औरतों से कहीं कम नहीं। माँ, नीरू के घर जाना है रक्षाबंधन में, कैसे जाऊं? ऑफिस से सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली है और सैलरी भी नहीं आई है। तेरा तो नाटक ही खत्म नहीं होता। बीवी ने मना कर दिया होगा। अरे बहन का क्यों निभाएगा तू? बहन के वक्त ना सैलरी है ना वक्त। अभी बीवी के मायके का कुत्ता भी बीमार हो जाए तो तू भागा जाएगा। माँ जी, एक बार कभी उन्हें भी समझने की कोशिश करिए। आप जो भी बोलती हैं वो करते हैं ना। अब नहीं है छुट्टी और पैसे तो कैसे मैनेज करेंगे? अरे देख वनीता, ये सब मैं नहीं जानती, अपना देख ले, हमारे घर के बीच ना बोला कर। खैर, राखी के 1 दिन पहले वनीता राकेश को पैसे देती है। ये लो पैसे, जाकर कल नीरू से राखी बनवा लेना। ये लिफाफा दे देना और ये मिठाई का पैक डब्बा भी दे आना। लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आए पैसे? मैं आज ही भैया को राखी बांध आई हूँ। बहाना बना दिया था राखी के दिन ननद के घर जाना है। भैया ने पैसे और माँ ने मिठाई दी है तो वही है ये। लेकिन राखी वाले दिन तुम अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, भैया कहाँ जा रहे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। राकेश बहन के घर जाता है। वो राखी बंधवा कर खाने की टेबल पर बैठा ही होता है कि माँ का फोन राकेश के पास आता है। राकेश, देख बहन के घर का पानी भी ना पीना, बेटी के घर का कुछ भूल से भी मुंह में नहीं डालना, राखी बंधवा कर सीधा घर आ जा। राकेश माँ की बात मान लेता है और भूखा ही वहां से निकल जाता है। रास्ते में वनीता का फोन आता है। कहाँ हैं आप? दीदी के घर हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वहां से तो निकल गया, अब मैं बस में बैठने जा रहा हूँ। चक्कर आ रहे हैं, न जाने क्यों। कुछ खाया कि नहीं आपने? भूखे तो नहीं है ना? भूख से ही चक्कर आते हैं आपको। हाँ, वो माँ ने कहा बेटी के घर का कुछ नहीं खाते तो भूखा ही निकल गया। जेब में पैसे भी इतने नहीं है कि बाहर कुछ खा लूँ। चलो अब मैं बस में बैठ रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। सुनो, मेरे पास पेटीएम में पैसे हैं, भेज रही हूँ आपको, पहले कुछ खा लीजिए। राकेश को भूख तो लगी होती है,
वो पेटीएम के पैसे से खाना खाकर राहत की सांस लेता है। घर आकर वो सो जाता है और अगले दिन ऑफिस चला जाता है। वनिता के ससुर कहते हैं, देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, काम क्यों नहीं करती? बाहर जाकर काम करोगी, 4 पैसे आएंगे, पति की कमाई में मदद मिलेगी। हाँ पापा, सोच तो मैं भी रही थी कि मैं भी कुछ काम करूं। मैंने स्कूल में अप्लाई किया है, देखिए शायद कोई काम बन जाए। वनिता जल्द ही नौकरी शुरू कर देती है। बहू, राकेश अपनी सारी कमाई मुझे देता है, तू भी मुझे दे दिया कर। वो क्या है ना, घर चलाने में मदद मिलेगी। माँ जी, मेरे पैसे वो। क्या हो गया बेटा? आजकल बहू बेटे में अंतर बचा है क्या, जो कमाई में अंतर रखा जाए? देख बहू, घर तो तेरा ही है। वनिता सैलरी सास को दे देती है। कुछ दिन बीतते हैं। सास वनिता को कहती है, बहू, कुछ दिनों के लिए नीरू आ रही है, उसके बच्चों की छुट्टी लगी है, तो तू जरा पैसों का इंतजाम कर लेना। वो क्या है ना, जरूरत पड़ेगी। जी माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। कुछ दिन बाद घर में ननद बच्चों के साथ रहने आती है। हाय रे, मायका तो मायका ही होता है। कितना बड़ा और शानदार घर है ना। मेरा ससुराल तो शहर में, फ्लैट है वहाँ पर, वो भी 12वीं मंजिल पर। लगता है किसी ने कहीं टांग दिया हो। न आंगन, ना पेड़, ना कोयल की कूकू, ना कुएं का पानी। तभी वहाँ वनिता आ जाती है। हाँ नीरू, छोटे शहर का ये फायदा तो है ही कि मकान बड़े बड़े होते हैं। मेरे पापा ने भी मकान देखकर ही शादी तय कर दी थी। हाँ हाँ, राकेश तो निकम्मा था जैसे, जो तेरे पापा ने सिर्फ मकान देखा, वो भी मेरे पति ने बनाया है। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो सिर्फ बात पर बात कर रही हूँ। लेकिन भाभी गलत बोल रही है ना आप, माँ सही कह रही हैं। वनिता का मूड ऑफ हो जाता है और वो अंदर चली जाती है। शाम को नीरू राकेश से कहती है, भाई बहुत गर्मी है, एसी के बिना कैसे सोना होगा? एसी तो सिर्फ माँ पापा के रूम में है, हम सब एक ही कमरे में सोते हैं। एक काम करना, तू बच्चों के साथ सो जा, मैं और वनिता बाहर कमरे में पंखे के नीचे सो जाएंगे। अरे भैया, कल चलते हैं ना, एक एसी ले आते हैं घर के लिए, तुम्हारे कमरे में लगा देंगे। अरे नहीं नहीं, अभी बजट नहीं है। वनिता ने अभी अभी कमाना शुरू किया है, अब देखेंगे अगली गर्मी में। अरे पापा, तो क्या हो गया, मेरे पास है ना पैसे, मैं लगा रही हूँ। भाई के कमरे में एसी मैं लगा दूंगी, ऐसी भी क्या बात है? अरे पागल है क्या बेटी, तेरे पैसे हम लेंगे, क्यों नरक भेज रही है? अच्छा, ऐसा होता है क्या? मैंने तो नहीं सुना था कि ऐसा होता है। खैर, अब क्या था, नीरू को कुछ भी चाहिए होता तो वो वनिता से पैसे लेती, घर के लिए कोई भी सामान हो या फिर बाहर जाकर चाट पकोड़े खाना। कुछ दिन रहने के बाद नीरू अपने ससुराल चली जाती है। उसके जाने के बाद वनिता राकेश से कहती है, इस महीने तो हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। नीरू के जाने पर सासू माँ ने उसके पूरे परिवार के लिए कपड़े, मिठाई दिलवाई और कैश अलग से। हाँ, पापा की कमाई से बेटी पर खर्चा करे वो तो अच्छी बात है, अब मैं क्या करूं, समझ से बाहर है। हिम्मत ना हारिए, मैं हूं ना साथ, हमेशा साथ दूंगी आपका। और फिर हर दिन एक से तो नहीं होते ना। अरे वनिता, एक खुशखबरी है, मेरी नौकरी शहर में लग गई है, वो भी सीनियर मैनेजर, अच्छी सैलरी भी। मैं जा रहा हूँ, वहाँ 1 महीने रहकर सबको बुला लूंगा। वनिता खुश हो जाती है और राकेश चला जाता है। 1 महीने बाद राकेश वापस आता है। तब तो कैसी लग रही है नई नौकरी और बड़े शहर का रहन सहन? अच्छी है पापा, लेकिन मकान के किराए इतने ज्यादा है कि आधी सैलरी तो किराए पर ही लग जाती है। सोच रहा हूँ यहाँ का मकान बेचकर शहर में ही ले लेते हैं, और फिर सैलरी से तो वहाँ जिंदगी मजे से कटेगी। हाँ हाँ, बेच देना, कितने का मकान होगा शहर में, अब वहाँ रहना है तो फिर। माँ, यहाँ का बेचकर जितना मिलेगा उतने में ही वहाँ आ जाएगा। हाँ तो एक काम कर, बेच दे ये मकान, चलते हैं वहीं रहते हैं। और हाँ, आधा पैसा मकान बेचने के बाद जो भी होगा वो मैं नीरू को दूंगी, अभी से बता देती हूँ। माँ, फिर क्या फायदा, मुझे किराए की जगह लोन भरना पड़ जाएगा।
नीरू के पास सब कुछ है, पति अच्छा कमा रहा है, अपना मकान है। हम सेटल नहीं है माँ, हमें जरूरत है। बेटी का हिस्सा बराबर का होता है राकेश, समझ ले। तभी वनिता बोल पड़ती है, तो बेटी को लेन देन और आदर सत्कार में होने वाला खर्चा भी पिता करता है, भाई नहीं। देखिए पिताजी, अगर नीरू को देना है तो आधा क्या पूरा दे दे, हम लोग अपनी जिंदगी देख लेंगे। नीरू को जरूरत होती तो मैं कभी पीछे नहीं हटती उसे देने से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है और हम लोगों को जरूरत है। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही नीरू वहां आ जाती है। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए एक भी पैसा। वो तो भाई का सुना आज आ रहा है तो मैं मिलने चली आई। रही बात मेरे लिए, तो बस मेरे लिए इतना करना, मैं जब भी मायके आऊं तो प्यार और सम्मान दे देना। पैसों की कमी नहीं है, मायके में माँ पापा कितना साथ देते हैं, लेकिन भाई भाभी से ही मायका होता है। बेटी का मतलब हक लेना नहीं, बल्कि प्यार पाना है, जो आप लोग बस मुझे हमेशा देना।